नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अडानी समूह ने पत्रकारों पर छेड़ा कानूनी युद्ध। पत्रकारों को डराने के लिए मुकदमे। आरएसएफ का दावा, कानूनी मुकदमों से पत्रकारों को दबाने की कोशिश। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरएसएफ का कहना है कि गौतम अडानी के नेतृत्व वाला ये कॉरपोरेट समूह बीते कई सालों से खोजी पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के खिलाफ कानूनी मुकदमों का सहारा ले रहा है ताकि उनकी रिपोर्टिंग को रोका जा सके। आरएसएफ के मुताबिक ये मुकदमे लंबे, महंगे और डराने वाले होते हैं जिनका मकसद पत्रकारों को मानसिक और आर्थिक रूप से थका देना है। संस्था ने इसे कानूनी युद्ध बताया है जिससे भारत में प्रेस की आजादी पर गंभीर असर पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 से अब तक अडानी समूह ने मानहानि के दीवानी और आपराधिक मामलों के जरिए कम से कम 15 पत्रकारों को निशाना बनाया। हैरानी की बात यह रही है कि अब तक किसी भी मामले में किसी पत्रकार या मीडिया संस्थान को दोषी नहीं ठहराया गया। फिर भी कुछ मामलों में अदालतों ने अंतरिम रोक लगाई जिससे पत्रकारों को अस्थायी तौर पर चुप रहना पड़ा। आरएसएफ का कहना है कि इस समय भी कम से कम 9 पत्रकार अलग अलग मुकदमों में फंसे हुए हैं। इनमें परंजॉय गुहा ठाकुरता, अबीर दास गुप्ता और रवि नायर जैसे नाम शामिल हैं। 108 हेक्टेयर गौचर भूमि मामला, अडानी पोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया। बिना सुनवाई आदेश टिकाऊ नहीं, बोला सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें मुंद्रा में अडानी पोर्ट्स को आवंटित 108 हेक्टेयर गौचर भूमि वापस लेने के निर्देश दिए गए थे। यह मामला अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाम गुजरात सरकार से जुड़ा है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और अतुल चंद्रोकर की पीठ ने कहा कि जिस कंपनी को यह जमीन दी गई थी उसे अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया, जबकि उसी के आधार पर जमीन वापस लेने और हाई कोर्ट के निर्देश जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बिना सुनवाई के लिया गया फैसला कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी बताया कि गुजरात हाई कोर्ट का आदेश सीधे तौर पर राज्य सरकार के 4 जुलाई 2024 के उस फैसले पर आधारित था जिसमें गांव की चरागाह भूमि वापस लेने की बात कही गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो पूरा मामला दोबारा सुने और नए सिरे से फैसला करें। वेब सीरीज घूसखोर पंडित के खिलाफ यूपी में केस, जातिगत अपमान, शांति भंग करने की कोशिश का आरोप। फिल्म मेकर नीरज पांडे ने प्रमोशनल मटेरियल हटाया। मायावती बोली, घूसखोर पंडित पर लगे बैन, एफआईआर उचित की गई। वेब सीरीज घूसखोर पंडित के डायरेक्टर और टीम के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। वेब सीरीज पर जातिगत अपमान, सामाजिक आक्रोश और शांति भंग करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि वेब सीरीज का शीर्षक एक विशेष समुदाय, जाति को लक्षित कर अपमानित करने के उद्देश्य से रखा गया है। फिल्म के नाम और सामग्री को लेकर ब्राह्मण समाज और कई सामाजिक संगठनों में भारी गुस्सा है। संगठनों ने इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। वहीं फिल्म मेकर नीरज पांडे ने भी अपनी फिल्म घूसखोर पंडित पर आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने पोस्ट किया, हमारी फिल्म एक फिक्शनल कॉप ड्रामा है और पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक काल्पनिक किरदार के बोलचाल वाले नाम के तौर पर किया गया है। कहानी एक व्यक्ति के काम और फैसलों पर केंद्रित है और किसी जाति, धर्म या समुदाय पर कोई टिप्पणी नहीं करती या उसका प्रतिनिधित्व नहीं करती। उन्होंने लिखा कि हम जानते हैं कि फिल्म के टाइटल से कुछ दर्शकों को ठेस पहुंची है और हम उन भावनाओं को समझते हैं। इन चिंताओं को देखते हुए हमने फिलहाल सभी प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया है क्योंकि हमारा मानना है कि फिल्म को पूरी तरह से उस कहानी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जो हम बताना चाहते थे, न कि कुछ हिस्सों को देखकर कोई राय बनाई जाए। बता दें, घूसखोर पंडित में मनोज वाजपेयी ने मुख्य किरदार का रोल निभाया है। वहीं नुसरत भरूचा और साकिब सलीम भी अहम भूमिकाओं में हैं। वेब सीरीज घूसखोर पंडित के नाम की मायावती ने निंदा की है और प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है और लखनऊ पुलिस द्वारा दायर एफआईआर को उचित ठहराया है। मायावती ने कहा, यह बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो उनका अपमान व अनादर किया जा रहा है तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर बैन लगाने तक की मांग कर दी।
बिहार चुनाव रद्द कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, प्रशांत किशोर की जनसुराज को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रचार का मंच नहीं है अदालत, जनता ने आपको नकारा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को रद्द करने की मांग की गई थी। जनसुराज का आरोप था कि चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया और महिलाओं को 10,000 रुपए देकर वोट प्रभावित किए। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जब जनता ने आपको नकार दिया तो क्या अब आप न्यायपालिका के मंच का इस्तेमाल प्रचार के लिए करेंगे? कोर्ट ने जनसुराज को सुप्रीम कोर्ट से राहत देने के बजाय बिहार हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। सॉफ्टवेयर गड़बड़ी से बंगाल एसआईआर प्रभावित, अधिकारी मान रहे स्पेलिंग फर्क बना, मतदाता कटौती कारण टीएमसी बोली पता होने के बावजूद इसका इस्तेमाल क्यों बंद नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में चुनाव अधिकारी मान रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण बंगाल में एसआईआर में दिक्कत हुई। चुनाव आयोग के आईटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इस समस्या की जड़ सॉफ्टवेयर सिस्टम में है जिसका इस्तेमाल मतदाता सूची के मिलान के लिए किया जाता है। अधिकारियों ने बताया ये सिस्टम पुराने कागजी रिकॉर्ड की गुणवत्ता और बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अधिकारी बताते हैं कि 2002 और 2004 की पुरानी मतदाता सूचियां पहले बंगाली में थी जिन्हें सॉफ्टवेयर अंग्रेजी में बदलकर मौजूदा रिकॉर्ड से मिलाता है। अगर नामों की स्पेलिंग पूरी तरह मेल नहीं खाती तो सिस्टम उस मतदाता को अपने आप जांच के लिए चिन्हित कर देता है। इसे चुनाव आयोग की भाषा में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहा जाता है। इस वजह से मोहम्मद में हल्की स्पेलिंग बदलाव या शेख में थोड़ा स्पेलिंग बदलाव या ऐसे ही नामों में सामान्य फर्क भी बड़ी समस्या बन गए हैं। सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा, उच्चारण या नामों की विविधता को समझ नहीं पाता। इस पर टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा है कि आखिरकार अब खुद चुनाव आयोग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि बंगाल की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम कटने की वजह एक रहस्यमय और खराब सॉफ्टवेयर है। इस बात को हमारी नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कई महीनों से उठाते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब तक चुप रहे। अब सवाल साफ है, इस रहस्यमय सॉफ्टवेयर को चुनाव आयोग के लिए किसने बनाया जो असली वोटर्स के नाम काट रहा है? जब चुनाव आयोग को पता है कि सॉफ्टवेयर खराब है तो फिर इसका इस्तेमाल बंद क्यों नहीं किया गया? जमीनी स्तर पर एसआईआर प्रक्रिया में हेरफेर की कोशिशें नाकाम होने के बाद बीजेपी के नियंत्रण वाला चुनाव आयोग अब दिल्ली में बैठकर सॉफ्टवेयर के जरिए वोटर्स के नाम काट रहा है और स्थानीय चुनाव अधिकारियों को भी दरकिनार कर दिया गया है। ये सबसे गंदे स्तर की साजिश है। लोकसभा में दिन भर के लिए स्थगित हुई कार्यवाही, सोमवार सुबह 11 बजे फिर बैठेगी लोकसभा में विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण आज की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही जैसे ही प्रश्नकाल से शुरू होने वाली थी, विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने विपक्षी सांसदों से बार बार पोस्टर और प्रदर्शन सामग्री न दिखाने और सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की, लेकिन हंगामा नहीं थमा। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब लोकसभा की अगली बैठक सोमवार 9 फरवरी को सुबह 11 बजे होगी। एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी का नाम फिर चर्चा में। एप्स्टीन ने सहायक के लिए मांगा वीजा, हरदीप ने की मदद। महुआ मोइत्रा ने साझा किया है स्क्रीनशॉट। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को जेफरी एप्स्टीन फाइल से जुड़ा एक नया दावा किया। महुआ ने सोशल मीडिया पर एक ईमेल का स्क्रीनशॉट साझा किया है जिसमें केंद्रीय मंत्री और पूर्व राजनयिक हरदीप सिंह पुरी का नाम फिर सामने आया है। महुआ मोइत्रा के मुताबिक इस ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने हरदीप पुरी से भारत में एक शादी में शामिल होने के लिए अपने सहायक को जल्दी वीजा दिलाने की मदद मांगी थी। दावा है कि हरदीप पुरी ने इस वीजा प्रक्रिया में तुरंत मदद की। महुआ ने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले हरदीप पुरी ने उन्हें फोन कर एप्स्टीन फाइल से जुड़ा एक पुराना ट्वीट हटाने को कहा था। इस पूरे मामले पर महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं अपना जोखिम खुद उठाऊंगी, आपकी गुंडा सेनाएं मुझे नहीं डराती। आरबीआई ने नहीं बदला रेपो रेट, बदलाव न होने से लोन दरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद इसकी जानकारी दी। रेपो रेट अभी 5.25% पर ही रहेगा। बता दें, रेपो रेट वही ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो सबसे सीधा और बड़ा असर उधार लेने वालों पर पड़ता है, क्योंकि बैंक आरबीआई से महंगा उधार लेते हैं तो वो अपने लेंडिंग रेट्स जैसे
होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन भी बढ़ा देते हैं। आम आदमी के लिए मुख्य नुकसान यह है कि ईएमआई बढ़ जाती है। होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन या पर्सनल लोन की मासिक किस्त भी बढ़ जाती है। मेघालय में अवैध कोयला खदान में विस्फोट, 18 मजदूरों की मौत। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के एक गांव में गुरुवार को संदिग्ध अवैध कोयला खदान में जोरदार विस्फोट हो गया। इस हादसे में अब तक 18 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ मजदूरों के अब भी खदान में फंसे होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक विस्फोट खदान के अंदर हुआ, जिससे मजदूर बाहर नहीं निकल सके और उनकी जान चली गई। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य चलाया गया, जिसमें 18 शव बरामद किए गए। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए। वहीं पीएम मोदी ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मेघालय सरकार ने भी मृत मजदूरों के परिवारों को 3 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। दिल्ली के जनकपुर में खुले गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, परिजनों ने रात भर लगाए थानों के चक्कर, सुबह मिली लाश। दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से गई जान, उठे सवाल। दिल्ली के जनकपुर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक का नाम कमल था, जो कैलाशपुरी का रहने वाला था और देर रात रोहिणी से ऑफिस से घर लौट रहा था। परिजनों के मुताबिक रात भर कमल से संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद परिवार उसे ढूंढने के लिए जनकपुरी, सागरपुर, विकासपुरी और रोहिणी के कई थानों के चक्कर लगाता रहा। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे पूरी रात यूं ही निकल गई। सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस ने फोन कर परिवार को बताया कि कमल का शव मिल गया। मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि कमल अपनी बाइक समेत पानी के गड्ढे में पड़ा था। परिजनों ने दिल्ली जल बोर्ड पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि गड्ढा बेहद खतरनाक था और खुला छोड़ दिया गया था। परिवार ने यह आशंका भी जताई है कि कमल के साथ कुछ गलत किया गया हो और बाद में उसे गड्ढे में फेंका गया हो। यह घटना एक बार फिर शहर की टूटी फूटी सिविक व्यवस्था, खुले गड्ढों और पुलिस की तत्परता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ईरान में अलर्ट, अमेरिका ने नागरिकों से देश छोड़ने को कहा। अमेरिका ईरान वार्ता से पहले बड़ा खतरा, चेतावनी जारी। इंटरनेट बंद, उड़ानें रद्द, जमीन के रास्ते जाने की सलाह। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली परमाणु वार्ता से पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की चेतावनी दी है। ईरान में अमेरिकी वर्चुअल दूतावास ने कहा कि सुरक्षा हालात बिगड़ रहे हैं, सड़कों को बंद किया जा रहा है, सार्वजनिक परिवहन प्रभावित है, इंटरनेट बार बार बंद हो रहा है और उड़ानें रद्द हो रही। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि अगर संभव हो तो ईरान को जमीन के रास्ते आर्मेनिया या तुर्की के जरिए छोड़ दें। दूतावास ने साफ किया है कि ईरान छोड़ने में अमेरिकी सरकार की मदद पर भरोसा न करें। अगर कोई नागरिक ईरान नहीं छोड़ सकता तो उसे सुरक्षित जगह पर रहने, खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम रखने की सलाह दी गई है। साथ ही प्रदर्शन से दूर रहने, कम प्रोफाइल में रहने और स्थानीय हालात पर नजर रखने को कहा गया है। इधर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत शुक्रवार को ओमान में दोबारा शुरू होने वाली है। चुनाव से पहले बांग्लादेश अमेरिका गुप्त ट्रेड डील की तैयारी। चुनाव से ठीक पहले अमेरिका से डील क्यों, भड़के उद्योगपति। भारत के बाद बांग्लादेश की बारी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार 9 फरवरी को अमेरिका के साथ एक सीक्रेट टैरिफ डील पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है। ये समझौता ऐसे समय हो रहा है जब देश में संसदीय चुनाव सिर्फ 3 दिन बाद होने वाले हैं। इसी वजह से इस फैसले पर देश के उद्योग जगत और विशेषज्ञों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच पहले ही एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी NDA साइन हो चुका है, जिसके तहत समझौते की जानकारी गोपनीय रखी गई है। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि इतनी अहम डील को अंतरिम सरकार द्वारा जल्दबाजी में साइन करना ठीक नहीं। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनामुल हक खान ने कहा, यह समझौता चुनाव के बाद होना चाहिए था क्योंकि इसके दूरगामी असर होंगे। डर है इससे कई सेक्टरों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने इस समझौते में बांग्लादेश से चीनी आयात कम करने, अमेरिकी सैन्य उपकरण खरीदने और अमेरिकी मानकों को बिना अतिरिक्त जांच स्वीकार करने जैसी शर्तें रखी हैं। साथ ही अमेरिका अपने कृषि उत्पादों और कारों के लिए बांग्लादेशी बाजार खोलना चाहता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.